Hello my dear students, good morning. Welcome back to online classes of Royal International School. In this video I will teach you history for class 12 and the first chapter, the glorious past of India, is still continuing. The topic which is going on, political system of Vedic period and its chief features. Political system, in our last video I told you that the smallest unit जो थी पॉलिटिकल सिस्टम की वो फैमिली थी एंड बिगेस्ट यूनिट कौन सी थी, राष्ट्र थी. तो एक बार हम लोग फिर से इसका क्विक रिव्यू देखते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम में कैसे स्टार्ट करना है. पॉलिटिकल सिस्टम वैदिक पीरियड का हम लोग पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ते हैं. तो फैमिली वाज द स्मॉलेस्ट यूनिट. फैमिली क्या होती थी बेटा, स्मॉलेस्ट यूनिट होती थी. फैमिली वाज स्मॉलेस्ट यूनिट एंड राष्ट्र नेशन, इंग्लिश में हम उसको नेशन कहेंगे, फैमिली वॉज द स्मॉलेस्ट यूनिट एंड राष्ट्र वॉज द बिगेस्ट पॉलिटिकल यूनिट. ओके, तो ये हमने कल पढ़ा था कि पॉलिटिकल सिस्टम में फैमिली जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होती थी वैदिक पीरियड में और राष्ट्र बिगेस्ट यूनिट होती थी. और डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं तो राष्ट्र बिगेस्ट, स्मॉलर देन राष्ट्र जन, स्मॉलर देन जन विश, स्मॉलर देन विश, स्मॉलर देन विश ग्राम एंड स्मॉलर देन ग्राम फैमिली, जिसको कुल कहते थे ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड. वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट देयर हेड. हु वॉज द हेड ऑफ राष्ट्र? किंग ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड. गोप हेड ऑफ जन, विषयापति हेड ऑफ विषय, विषयापति हेड ऑफ विश्व, ग्रामिणी हेड ऑफ ग्राम एंड Kulup, head of Kul. We have discussed about these units in our last video and today we are going to discuss about the political organization during the Vedic period. अगर हम बात करते हैं आज के पीरियड की, इफ़ वी टॉक अबाउट द प्रेजेंट टाइम, द टू मेन पॉलिटिकल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं आज इंडिया में, तो वो कौन सी है, लोकसभा एंड राज्यसभा. तो वैदिक पीरियड में इस तरह की कौन सी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस थी, और ये जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं लोकसभा एंड राज्यसभा, प्रेजेंट टाइम की एट प्रेजेंट टू मेन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस आर लोकसभा एंड राज्यसभा एट द सेंट्रल लेवल. सेंट्रल लेवल पर ये दोनों ही पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, लोकसभा एंड राज्यसभा. तो जो लोकसभा है उसके जो मेंबर्स होते हैं लोगों के द्वारा चुने हुए होते हैं. दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल एंड दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल. और जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस और सीनियर मेंबर्स होते हैं. ऐसे ही इन्हीं से मिलती जुलती सिमिलर दीज टू पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वैदिक पीरियड में भी दो ऑर्गेनाइजेशन थी. वो कौन कौन सी थी, सभा एंड समिति. These were political organizations during the Vedic period. ये वैदिक पीरियड की दो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस थी. जो इनका काम क्या होता था, इनका काम होता था एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को करना. कि एडमिनिस्ट्रेशन का जो वर्क है वैसे तो किसके सारा एडमिनिस्ट्रेशन पावर किंग के हाथ में होता था, बट किंग है वो अकेला ये काम नहीं कर सकता और उसकी हेल्प के लिए टू ऑर्गेनाइजेशंस बनी थी, सभा एंड समिति. इनके मेंबर्स जो हैं, the members of these political organization help the king in the administration work. उसके एडमिनिस्ट्रेशन वर्क में किंग को हेल्प करते थे. एंड these two political organization put check, ये क्या रोकते थे, एब्सोल्यूट पावर ऑफ द किंग, रोक लगाते थे, यानी कि उसके डिक्टेटरशिप पे. अगर इस तरीके के मेंबर नहीं होते, जैसे अगर लोकसभा राज्यसभा नहीं होंगी, अगर मिनिस्टर्स नहीं होंगे, तो जो पीएम है वो अपना पावर अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग यूज़ करेगा
और वो क्या हो सकता है, डिक्टेटर हो सकता है। तो हमारे पार्लियामेंट ने जो लोकसभा राज्यसभा ये दो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हैं, तो इसका मतलब है कि पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है, कि पावर अलग अलग मिनिस्टर्स को बांटा गया है, ताकि अगर पावर एक ही के हाथ में रहेगा, सेंट्रलाइज होगा, तो वो पर्सन डिक्टेटर हो जाएगा, वो पब्लिक वेलफेयर के लिए वर्क नहीं करेगा। लाइक दिस एट द टाइम ऑफ वैदिक पीरियड के टाइम पर भी किंग के पावर को, जो एब्सोल्यूट पावर था, यानी कि किंग का जो उसके हाथ में ही कंप्लीट पावर था, उसको चेक करने के लिए, चेक यानी कि रोकने के लिए ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। तो we can see record of सभा एंड समिति इन द ऋग्वेदा एंड अथर्ववेदा। हम वैदिक पीरियड की बात कर रहे हैं, तो ये जो दो वेद है, वेदास हैं, ऋग्वेदा और अथर्ववेदा में भी सभा और समिति का रिकॉर्ड देखने को मिलता है। एंड दिस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन पुट चेक का मतलब है कि रोकना, रुकावट लगाती थी, कंट्रोल करती थी, किसको, एब्सोल्यूट पावर ऑफ किंग। दीज पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, ये दोनों पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो राजा के एब्सोल्यूट पावर यानी कि उसका जो पूरा पावर था उसको क्या करती थी, चेक करती थी, रोकती थी, उसको डिक्टेटरशिप होने नहीं देती थी, डिक्टेटर नहीं होने देती थी, मतलब उसको तानाशाह नहीं बनने देती थी। अब हम बात करते हैं कि इनके मेंबर्स कौन होते थे और इनका क्या वर्क होता था। फर्स्ट वी टेक समिति, सबसे पहले हम ले रहे हैं समिति को। समिति क्या होती थी? समिति वॉज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड। ये एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी, एक संस्था थी। द मेंबर ऑफ समिति, इसके मेंबर कौन होते थे? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। जो समिति के मेंबर्स होते थे वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होते थे। रिप्रेजेंटेटिव कैसे? लाइक लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनका इलेक्शन होता है और जो पब्लिक है उनको इलेक्ट करती है, और जब वो इलेक्शन जीत जाते हैं देन दे बिकेम द मेंबर ऑफ लोकसभा। उसके बाद वो लोकसभा के मेंबर बन जाते हैं। ऐसे ही इनके जो मेंबर्स होते हैं इनका इलेक्शन भी लोग पीपल करते थे, उनको इलेक्ट करते थे। एंड जो वो मेंबर थे वो क्या कहलाते थे? मेंबर ऑफ समिति वर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल, वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे। नाउ इसका वर्क क्या होता था? दिस ऑर्गेनाइजेशन कंसिडर्ड, क्या कंसिडर करती थी, किस पर विचार करती थी? पॉलिटिकल एंड सोशल इश्यूज, पॉलिटिकल एंड सोशल इश्यूज वर कंसिडर्ड इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन में सामाजिक और राजनीतिक इश्यूज पर विचार किया जाता था, इश्यूज पर कंसिडर होता था। किंग ऑल्सो टुक पार्ट इन द मीटिंग ऑफ समिति, राजा भी इसकी मीटिंग में, समिति की मीटिंग में पार्टिसिपेट करता था। हमारी बुक में भी लिखा है, वी फाइंड द रिकॉर्ड ऑफ सभा एंड समिति बोथ इन द ऋग्वेदा एंड अथर्ववेदा। ऋग्वेदा और अथर्ववेदा दोनों में ही सभा और समिति का रिकॉर्ड मिलता है। दिस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन दोज डेट पुट अ चेक ऑन द एब्सोल्यूट पावर ऑफ द किंग, और किंग के एब्सोल्यूट पावर पर ये क्या करती थी? रोक लगाती थी। अकॉर्डिंग टू द स्कॉलर्स, सभा समिति, जो समिति होती थी वॉज अ बॉडी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, ये लोगों के रिप्रेजेंटेटिव की बॉडीज होती थी, यानी कि इसके जो मेंबर्स होते थे वो रिप्रेजेंटेटिव होते थे लोगों के। दिस बॉडी यानी कि दिस ऑर्गेनाइजेशन कंसिडर करती थी पॉलिटिकल एंड सोशल इश्यूज पर। द किंग ऑल्सो टुक पार्ट इन द मीटिंग ऑफ द समिति। अब हम बात करते हैं सभा की। तो समिति समझ में आ गया, समिति क्या है? समिति वॉज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड, या वैदिक पीरियड की ये समिति एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी। मेंबर ऑफ दिस बॉडी वर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, एंड इन दिस बॉडी political and social issues were considered, and king also took part in the meeting of samiti. Now we take sabha. What was the sabha? सभा वो जस्ट लाइक राज्यसभा, हमारे जैसे कि राज्यसभा है उसी तरीके से ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन था। सभा वो जस्ट लाइक राज्यसभा, एंड द मेंबर ऑफ सभा वर द सीनियर एंड एक्सपीरियंस्ड पीपल। इसके जो मेंबर होते थे वो सीनियर और एक्सपीरियंस्ड लोग ही इसके क्या होते थे? मेंबर होते थे। एंड दिस बॉडी वॉज द स्मॉलर एज कम्पेयर टू समिति। दिस बॉडी, जो सभा वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो समिति के कंपेयर में थोड़ी स्मॉल होती थी, छोटी होती थी। एंड द ओनली द सीनियर पर्सन और वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन टुक पार्ट, सिर्फ सीनियर एक्सपीरियंस पर्सन ही इसके मेंबर्स होते थे, ठीक है। एंड
देयर इज अ डिस्क्रिप्शन अबाउट सोल्जर बिलोंग टू नोबल फैमिलीज और द सीनियर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी के सीनियर मेंबर्स और नोबल और इम्पॉर्टेंट पर्सन इसके मेंबर होते थे। तो मेंबर्स कौन होते थे इसके? सीनियर एंड एक्सपीरियंस्ड पीपल, सीनियर एंड एक्सपीरियंस्ड people were the member of सभा, यही सभा के क्या होते थे? मेंबर होते थे। ठीक है, अब इनका काम क्या होता था? हु कॉपरेट द किंग, ये राजा को क्या करते थे? कॉपरेट करते थे, सहयोग करते थे इन द वर्क ऑफ जस्टिस, यानी कि न्याय के काम में ये राजा को क्या करते थे? हेल्प करते थे। एंड अदर कंसल्टेशन, यानी कि ये जो सीनियर और एक्सपीरियंस लोग हैं ये किंग के काम में हेल्प किया करते थे जस्टिस और अदर कंसल्टेशन के अंदर। तो इस तरीके से हमने दोनों पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस को समझ लिया है। तो इसके हम क्या कहेंगे? द मेंबर ऑफ द सभा हेल्प द किंग इन द मैटर ऑफ जस्टिस एंड अदर कंसल्टेशन। समिति एंड सभा ये दोनों क्या है? पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है वैदिक पीरियड की। समिति के जो मेंबर्स होते थे रिप्रेजेंटेटिव होते थे पीपल्स के, एंड दे कंसिडर्ड पॉलिटिकल एंड सोशल इशू। किंग ऑल्सो टुक पार्ट इन द मीटिंग ऑफ समिति। व्हाट वाज द सभा? सभा वाज द स्मॉलर बॉडी देन द समिति। ये समिति से छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती थी एंड इट्स मेंबर वर द सीनियर एंड एक्सपीरियंस पीपल। और दूसरी बात, इसके जो मेंबर होते थे सीनियर और एक्सपीरियंस्ड लोग इसके मेंबर होते थे। दीज मेंबर्स हेल्प द किंग, ये जो मेंबर्स हैं मेंबर्स ऑफ सभा, सभा के मेंबर हेल्प करते थे राजा की इन द मैटर ऑफ जस्टिस, जस्टिस के मैटर में, एंड अदर कंसल्टेशन। तो इन द मैटर ऑफ द मेंबर्स ऑफ सभा, the members of sabha helped the king in the matter of justice and other consultation। तो अदर कंसल्टेशंस और जस्टिस के मैटर में ये क्या करते थे? उनकी हेल्प किया करते थे। अब हम बात करते हैं द इपिक एज की। इपिक एज का मतलब है, नाउ आई एम इरेजिंग दिस, कि पॉलिटिकल सिस्टम हमने वैदिक पीरियड के पॉलिटिकल सिस्टम को पढ़ ही लिया है कि वैदिक पीरियड में सभा और समिति दो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होती थी, और स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी? फैमिली, और बिगेस्ट यूनिट राष्ट्र होती थी। डिसेंडिंग ऑर्डर में पढ़ लिया, उनके हेड भी पढ़ लिए। एंड किंग जो होता था वो सबसे पावरफुल होता था। किंग हैड ऑल पावर, किंग के हाथ में ऑल पावर होता था, बट इन स्पाइट ऑफ दिस ही वॉज नॉट डिक्टेटर, वो डिक्टेटर नहीं होता था। ही डिड वर्क इन द वेलफेयर ऑफ पब्लिक, वो पब्लिक वेलफेयर या अपने सब्जेक्ट के वेलफेयर के लिए ही काम करता था। पॉलिटिकल सिस्टम की हम बात करेंगे अब इपिक एज की। द इपिक एज कि इपिक एज, अब हम इपिक का मतलब क्या होता है? इपिक का मतलब होता है महाकाव्य, और हमारे इंडिया के मतलब एंशिएंट इंडिया के दो महाकाव्य रहे हैं। वो दो महाकाव्य कौन से हैं? रामायण एंड महाभारत। तो हम बात करेंगे रामायण महाभारत के पॉलिटिकल सिस्टम की। हियर नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द महाभारत एंड रामायण पीरियड। तो टू मेन epics of एंशिएंट इंडिया वर, कौन कौन से टू मेन एपिक्स रहे हैं? रामायण एंड महाभारत। एंड इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ रामायण एंड महाभारत पीरियड। तो रामायण महाभारत पीरियड के टाइम के पॉलिटिकल सिस्टम को हम डिस्कस करेंगे। तो ड्यूरिंग द रामायण एंड महाभारत पीरियड पॉलिटिकल सिस्टम बिकेम स्ट्रॉन्गर। रामायण और महाभारत का जब टाइम आया था तो उस टाइम तक पॉलिटिकल सिस्टम और भी क्या हो चुका था? स्ट्रॉन्ग हो चुका था। लेट्स वी रीड, टेक आउट द पेज नंबर 16। द रामायण एंड द महाभारत आर द टू ग्रेट इपिक्स ऑफ इंडिया। ये इंडिया की क्या रही है? ग्रेट इपिक्स रहे हैं, ग्रेट महाकाव्य रहे हैं। और फ्रॉम दीज इपिक्स, और हमें इन इपिक्स से
रामायण और महाभारत से इंडियन कल्चर और इंडियन हिस्ट्री की लॉट्स ऑफ नॉलेज मिलती है। वी ऑल्सो गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द पॉलिटिकल सिस्टम फ्रॉम दीज टू इपिक्स। तो इंडिया के जो ग्रेट इपिक्स रहे हैं, मेन इपिक्स रहे हैं, वो कौन से रहे हैं? रामायण एंड महाभारत। एंड रामायण और महाभारत हमने जो पढ़ा था वो हमारे लिटरेरी सोर्सेस में भी इसको इंक्लूड करते हैं। लिटरेरी में भी हम लिटरेरी सोर्स हम लोग इसको कह सकते हैं। तो रिलीजियस लिटरेरी सोर्स, और इनसे हम लोगों को क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है? हम लोगों को सोशल और पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन मिलती है। और पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं ड्यूरिंग द एपिक एज, यानी कि रामायण महाभारत एज तक आते आते द पॉलिटिकल सिस्टम हैड ग्रॉन वेरी स्ट्रॉन्ग। हमारा पॉलिटिकल सिस्टम और भी मजबूत हो चुका था। इट मीन्स पॉलिटिकल सिस्टम में मेनी इम्प्रूवमेंट्स आ चुके थे, बहुत सारे सुधार आ चुके थे। द पोस्ट ऑफ किंग वॉज द डायनेस्टिक, राजा की जो पोस्ट है वो डायनेस्टिक थी। बट द वैदिक प्रिंसिपल्स टू हैड अ से इन डिटरमाइनिंग द किंग, लेकिन जो वैदिक प्रिंसिपल्स हैं यानी कि वैदिक पीरियड के जो सिद्धांत थे वो उसको फॉलो ही करने पड़ते थे। द पोस्ट ऑफ किंग वॉज डिक्टेड, क्या थी? डायनेस्टिक। ड्यूरिंग द रामायण पीरियड और महाभारत पीरियड अभी तक राजा की पोस्ट डायनेस्टिक थी, मतलब वंशानुक्रम थी कि राजा का जो बेटा है या सन है उसका सक्सेसर होगा, उत्तराधिकारी वही होगा, नेक्स्ट किंग वही होगा। बट ही हैड टू फॉलो वैदिक प्रिंसिपल, उसको वैदिक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही वर्क करना पड़ता था। वो डिक्टेटर नहीं था, वो तानाशाह नहीं था। ही हैड टू वर्क इन द वेलफेयर ऑफ पब्लिक। बट द किंग डिड नॉट इंजॉय एब्सोल्यूट पावर, यहाँ पर क्लियर लिखा है कि वो वैदिक प्रिंसिपल को फॉलो करना होता था। ऑल पावर वर इन द हैंड्स ऑफ द in the hands of the king, but he was not dictator। सारे पावर राजा के हाथ में थे, वो हेड ऑफ नेशन था, हेड ऑफ किंगडम था, बट वो डिक्टेटर नहीं था। when he ascended the throne, जब वो सिंहासन पर बैठता था, he had to take an oath, उसको एक शपथ लेनी पड़ती थी according to the religious tradition to be a true pattern of subjects। according to religious pattern यानी कि रिलीजियस तरीके से वो शपथ लेता था कि वो अपने सब्जेक्ट यानी कि अपने प्रजा का संरक्षक होगा, कि he had to take an oath according to tradition, religious tradition to be true पैटर्न, यानी कि वो एक सच्चा संरक्षण होगा ऑफ हिज सब्जेक्ट, अपनी प्रजा का। आगे ये भी दिखा है कि राजा की हेल्प के लिए एक मिनिस्ट्रियल काउंसिल हुआ करती थी, जैसे कि अभी मंत्री परिषद होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है। पीएम की हेल्प के लिए जो हमारा कंट्री का हेड है, जो एक्चुअल हेड है पीएम, उसकी हेल्प के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है। इसी तरह से ही फॉर द हेल्प ऑफ किंग इन द पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेशन वर्क देयर वाज ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी हुआ करती थी राजा की हेल्प के लिए। एंड देयर वर 18 डिपार्टमेंट्स इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जैसे कि हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसके अलग अलग डिपार्टमेंट है। एजुकेशनल डिपार्टमेंट अलग है, टूरिस्ट डिपार्टमेंट है और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट अलग अलग है। तो उसी तरीके से ही एपिक एज में भी देयर वॉज 18 डिपार्टमेंट्स इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कितने डिपार्टमेंट्स होते थे? 18 डिपार्टमेंट्स होते थे। एंड ईच डिपार्टमेंट वॉज कॉल्ड तीर्था। टोटल डिपार्टमेंट कितने थे बेटा? 18 थे। ईच डिपार्टमेंट कॉल्ड तीर्था। एक डिपार्टमेंट को क्या कहा जाता था? तीर्था कहा जाता था। ओके, और इस तरीके से हमने ये पढ़ा है कि महाभारत पीरियड में भी पॉलिटिकल सिस्टम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। किंग जो था वो क्या था? हेड होता था नेशन का, बट ही वॉज नॉट एंजॉय एब्सोल्यूट पावर एंजॉय नहीं करता था। द पोस्ट ऑफ किंग वॉज डायनेस्टिक, पोस्ट ऑफ किंग डायनेस्टिक होती थी। एंड ही हैड टू फॉलो वैदिक प्रिंसिपल। एंड व्हेन ही असेंडेड द थ्रोन ही हैड टू टेक एन ऑथ अकॉर्डिंग टू रिलीजियस ट्रेडिशन टू बी ट्रू पैटर्न ऑफ हिज सब्जेक्ट, कि वो अपने सब्जेक्ट यानी अपनी प्रजा का एक सच्चा संरक्षक होगा। एंड फॉर द हेल्प ऑफ किंग इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन वर्क, उसके एडमिनिस्ट्रेशन वर्क में हेल्प के लिए देयर वाज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी हुआ करती थी। एंड देयर वर 18 डिपार्टमेंट्स इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कितने डिपार्टमेंट होते थे? 18 डिपार्टमेंट्स होते थे। तो ड्यूरिंग द एज ऑफ महाभारत देयर वर 18 डिपार्टमेंट्स इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ईच डिपार्टमेंट वॉज कॉल्ड अ तीर्था। और एक डिपार्टमेंट को क्या कहा जाता था? तीर्था कहा जाता था।
तो इस तरीके से हमने वैदिक पीरियड के पॉलिटिकल सिस्टम को भी समझ लिया है और इपिक एज के पॉलिटिकल सिस्टम को भी समझ लिया है। अब हम बात करते हैं द महाजनपदा एज। महाजनपदा पीरियड क्या था? महाजनपदा एज तो ड्यूरिंग द 6th सेंचुरी BCE महाजनपदास क्या थे? महाजनपदास जो सेवरल लार्ज इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे ड्यूरिंग द 6th सेंचुरी BCE इन द नॉर्थ इंडिया, कि हमारा जो नॉर्थ इंडिया था यानी कि जो उत्तरी भारत था, तो वहाँ पर सेवरल यानी कि बहुत सारे लार्ज एंड इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो कि इंडिपेंडेंट थे स्टेट्स वर इस्टेब्लिश्ड, वो इस्टेब्लिश हुए थे इन नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग द 6th सेंचुरी BCE और इन्हीं को महाजनपदा कहा गया था। तो यहाँ हम महाजनपदा एज के पॉलिटिकल सिस्टम की बात कर रहे हैं। हमने वैदिक पीरियड के पॉलिटिकल सिस्टम की बात करी, उसमें हमने पढ़ा कि वैदिक पीरियड में जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट थी वो फैमिली, बिगेस्ट यूनिट राष्ट्र थी। और वैदिक पीरियड के हमने 2 पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा, वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी थी? सभा एंड समिति। आफ्टर दैट हमने एपिक एज के पॉलिटिकल सिस्टम को पढ़ा। इन द एपिक एज कौन कौन सी थी? द महाभारत एंड रामायण के टाइम का जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो हमने पढ़ा कि ड्यूरिंग द रामायण एंड महाभारत पीरियड जो पॉलिटिकल सिस्टम है हैड ग्रोन वेरी स्ट्रॉन्ग, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका था। किंग जो था वो कंट्री का हेड हुआ करता था, बट इन स्पाइट ऑफ बट ही हैड ऑल पावर्स बट ही वॉज नॉट डिक्टेटर, वो डिक्टेटर नहीं था। किंग की जो पोस्ट थी वो क्या थी? डायनेस्टिक थी। अब हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ महाजनपदा एज। द महाजनपदा एज, महाजनपदा एज का हम लोग पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो महाजनपद किसे कहते हैं? महाजनपद किसे कहते हैं कि 6th सेंचुरी BCE के टाइम पर, 6th सेंचुरी BCE यानी कि बिफोर क्राइस्ट एरा के टाइम पर नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स इस्टेब्लिश हो चुके थे। इंडिपेंडेंट लार्ज यानी कि बड़े और बहुत सारे जो थे वो इस्टेब्लिश हो चुके थे, वो इंडिपेंडेंट थे। इंडिपेंडेंट का मतलब है वो किसी और किंग के या किसी और स्टेट के अंडर में नहीं थे, इंडिपेंडेंट थे। तो इस तरीके के स्टेट्स को क्या कहा गया था? महाजनपदा कहा गया था। और अकॉर्डिंग टू औगुतर निकाय, औगुतर निकाय एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट का मतलब है कि बुद्धिस्ट बुक है। अकॉर्डिंग टू औगुतर निकाय दीज महाजनपदास वर 16 इन नंबर। जैसे कि अभी हम कह सकते हैं कि 28 स्टेट्स हैं इंडिया में, वैसे ही टोटल महाजनपदास कितने थे? 16 थे। लेट्स वी रीड। The greatest political achievement of Mahajanpada age was the development of a strong royalty side by side the growth of democracy। इसमें ये बताया है कि पॉलिटिकल अचीवमेंट जो महाजनपदा एज की जो सबसे पॉलिटिकल अचीवमेंट थी वो थी was the development of ग्रोथ ऑफ डेमोक्रेसी, की इस टाइम पर कि डेवलपमेंट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग रॉयल्टी, कि रॉयल्टी के स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ डेमोक्रेटिक की भी ग्रोथ हो चुकी थी। ड्यूरिंग द ऋग्वेदा पीरियड द जन हैड नो परमानेंट जोग्राफिकल फेज, कि ऋग्वेद पीरियड में जन का कोई जोग्राफिकल फेज नहीं होता था, कोई जोग्राफिकल बेस नहीं होता था। इन द पोस्ट वैदिक पीरियड, लेकिन जब वैदिक पीरियड के बाद वाला जो टाइम आया जिसको पोस्ट वैदिक पीरियड कहते हैं, द जन्स बिगेन टू सेटल डाउन, यानी कि जब वैदिक पीरियड था उसमें जन का कोई जोग्राफिकली बेस नहीं था। जोग्राफिकली बेस का मतलब है कि उसकी कोई बाउंड्री लिमिटेड नहीं थी कि भाई यहाँ से यहाँ तक ही जन है क्या, कि इसका स्प्रेड कहाँ से कहाँ तक। बट इन द पोस्ट वैदिक पीरियड, लेकिन जब वैदिक पीरियड की बात का टाइम आया पोस्ट वैदिक पीरियड में, तो जन बिगेन टू सेटल डाउन, जन का सेटल डाउन होना शुरू हो गया। सो दे बिगेन टू बी कॉल्ड जनपदास, तो जन को पोस्ट वैदिक पीरियड में क्या कहा जाने लगा? जनपदास। बाय द बुद्धा पीरियड द जनपदा हैड बिगेन टू बी फुली डेवलप्ड, लेकिन जब बुद्धा पीरियड आया तो ये जना और डेवलप्ड हो गए। जन डेवलप्ड हुए जनपदास में, जनपदास डेवलप्ड हुए महाजनपदास में। तो वैदिक पीरियड में जो जनास थे वो पोस्ट वैदिक पीरियड में जनपदास हुए, एंड इन द बुद्धा पीरियड जनपदास बिकेम महाजनपदास। बाय द बुद्धा पीरियड द जनपदास हैड बिगेन टू बी फुली डेवलप्ड, और बुद्धा पीरियड के टाइम तक आते आते जो जनपदास है वो और ज़्यादा डेवलप्ड हो गए और वो इंडिपेंडेंट भी हो गए, यानी कि उनका बाउंड्री जो है वो भी एक्सपैंड हो गई, वो इंडिपेंडेंट भी हो गए। एंड
The concept of the state shifted from the tribe to the geographically entity with the growth of the geographical concept. यानी कि geographical concept का मतलब है उनकी बाउंड्री जब एक्सटेंड होती गई तो इस तरीके से एक्सटेंडिंग द बाउंड्रीज ऑफ जनपदास की बाउंड्री एक्सपेंड हो गई. द वीकर स्टेट्स बिगेन टू बी मर्ज्ड विद स्ट्रॉन्गर स्टेट्स. जो वीकर स्टेट्स थे, जो कमज़ोर स्टेट्स थे, वो किसमें मर्ज होते गए, किसमें मिलते गए, स्ट्रॉन्ग स्टेट्स में मिलते गए. द जनपदास टुक प्लेस शेप ऑफ महाजनपदास. मैंने अभी भी आपको ये बताया था कि जना टर्न हो गए, किसमें बदल गए, जनपदास में इन पोस्ट वैदिक पीरियड. जनपदास किसमें चेंज हो गए, महाजनपदास में. अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट अगुतर निकाय, मैंने अभी भी बताया था कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट, उस बुद्धिस्ट टेक्स्ट का क्या नाम था, अगुतर निकाय. अगुतर निकाय, ये अगुतर निकाय बुद्धिस्ट टेक्स्ट है. अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट अगुतर निकाय, दीज महाजनपदास वर 18 इन नंबर. इनकी जो संख्या थी वो क्या थी, 18 हुआ करती थी. तो सॉरी 16 इन नंबर. ये जो महाजनपदास थे ये टोटल 16 इन नंबर, इनकी जो संख्या थी वो 16 थी. Beside these there were the mainly जनपदास स्मॉल और बिग. कि इसके अलावा beside these यानी कि 16 महाजनपदास के अलावा बहुत सारे जनपदास भी थे, छोटे और बड़े. फ्रॉम अमंग देम, और इनमें से कुछ नेम जो दिए हैं वो आपको लर्न करना है. तो महाजनपदा एज में हमने ये पढ़ा कि महाजनपदा क्या था कि जो वैदिक पीरियड में जन थे, तो जना इन द वैदिक पीरियड, आफ्टर वैदिक पीरियड या पोस्ट वैदिक पीरियड दे बिकम द जनपदा, एंड इन द बुद्धा पीरियड जनपदा बिकेम द महाजनपदा. और महाजनपदा क्या होते थे, सेवरल लार्ज एंड पावरफुल स्टेट्स. सेवरल large and powerful, several large powerful and independent states were established in North India during 6th century BCE. So these states were called Mahajanpadas. These were 16 और इनका जो नंबर था वो 16 था अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट अगुतर निकाय. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. आई होप यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल. टिल देन बाय बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ.